वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की के इलेक्शंस के बारे में और हम देखेंगे कि ये वाले इलेक्शन क्यों तुर्की के लिए अहम थे और इसके बाद हमारे पास तुर्की की क्या डायरेक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले तुर्की के जो इलेक्शन थे उर्दगान हमारे पास जीत चुके हैं और ज़िंदगी में उन्होंने आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारा और ये वाला इलेक्शन शायद उनका आखिरी इलेक्शन था और इसके बाद वो सारा कुछ नौजवान नस्ल के हवाले करके शायद साइड पर बैठ कर उनको गाइड वगैरह करें। तो ये वाली चीज़ें तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अगर वोट की बात करें तो उर्दगान ने तकरीबन 52% वोट लिए, जबकि उनके जो मुखालिफ थे उन्होंने तकरीबन 47% हमारे पास वोट लिए। इस तरह उर्दगान क्या कर लिया, उर्दगान ने बहुत ही आसानी के साथ हमारे पास मुकाबला जीत लिया। देखिए ये वाला जो इलेक्शन था ना, ये वाला इलेक्शन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम था और जितने भी सर्वेज़ वगैरह आए थे ना वो यही बता रहे थे कि शायद उर्दगान की हुकूमत का अब ख़ात्मा होने वाला है। हमारे पास जो भी तुर्की की हुकूमत है वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, उर्दगान बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही उसके उल्ट हुआ। पहले हमारे पास जो सेक्शन हुआ उसमें उन्होंने 49% वोट लिए, हालांकि अनएक्सपेक्टेड था। अब 52% ले लिया। अब ये 52% हमारे पास एक्सपेक्टेड थे क्योंकि तीसरे नंबर के जो उम्मीदवार थे वो इनको क्या कर रहे थे, हमारे पास सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब अगर देखें ना तो इस वक्त तुर्की हमारे पास बहुत से मसाइल में से गुजर है और सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है इन्फ्लेशन का, ठीक है। अब तुर्की में इन्फ्लेशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और उर्दगान ने ये चीज़ मुसलसल हिट की, दोनों चीज़ ने हिट की, ठीक है। इलेक्शन कंपेन में कि हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को काबू करेंगे। तो उर्दगान के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज होने वाला है वो गिरती हुई मईशत होने वाला है, क्योंकि तुर्की की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार है। जब से तुर्की में ज़लज़ला आया और उससे पहले से ही हमारे पास उनकी जो मईशत थी ना वो नीचे की तरफ जा रही थी और उनकी जो करेंसी है वो भी मुसलसल नीचे की ही तरफ जा रही है। तो ये वाला जो इकनॉमिक क्राइसिस है ना उनके लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला है और इसमें से वो किस तरह निकलते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बहुत ही अजीब सी बात है कि जब उर्दगान ने तुर्की की भागदौड़ संभाली थी तो उस वक्त भी उनकी इकनॉमिक्स वगैरह बहुत ही नीचे जा रही थी और अब भी सेम वही सूरत हाल है कि उनकी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही हमारे पास नीचे जा रही है। तो यहाँ पे उर्दगान किस तरह अपना जादू दिखाते हैं और किस तरह निकाल के लाते हैं, ये एक बहुत ही अजीब मतलब देखने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इनमें वही मईशत के साथ ही जुड़ा हुआ है, मुल्क में बेरोज़गारी भी तुर्की में मुसलसल बढ़ रही है, तो बेरोज़गारी पे भी उनको काबू पाना होगा। और जो नई नौजवान नस्ल आ रही है शायद उसमें उनकी जो मकबूलियत है निस्बतन बाकियों के कम है, इसी वजह से, क्योंकि नौजवान नस्ल के पास हमारे पास जो है ना पैसे वगैरह कोई नहीं है, जॉब्स वगैरह कोई नहीं है। और हमारे पास जो उन्होंने तकरीर की थी ना उर्दगान ने जीतने के बाद, तो वो एक स्टेटमेंट लेवल की तकरीर लग रही थी। मतलब उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को टच किया। उन्होंने कहा कि हम मिल के तुर्की को बनाएंगे और ये वाली सेंचुरी हमारे पास तुर्की की सेंचुरी होने वाली है, जो कि ये सेंचुरी हमारे पास चल रही है, ठीक है। और हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपने अंदर क्या रखा, इत्तेमाद को बरकरार रखा, इत्तेहाद को हमारे पास बरकरार रखा, वो इधर उधर नहीं हुए। तो उनकी जो तकरीर थी ना वो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने टू द पॉइंट और बहुत ही बेसिक तकरीर हमारे पास की। इसके बाद एक और मसला जो तुर्की में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास आने वाला है वो है रेफ्यूजीज़ का, ठीक है। यानी महाजरीन का। महाजरीन हमारे पास पाकिस्तान के भी तुर्की में रहते हैं। तकरीबन अगर पाकिस्तान के देखें तो अराउंड 14 लाख के महाजरीन जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में रहते हैं। अब उर्दगान देखेंगे ना तो उर्दगान हमारे पास महाजरीन, उसमें सबसे बड़ी तादाद वैसे सीरिया के महाजरीन की है, ठीक है। उर्दगान को देखेंगे तो उर्दगान महाजरीन के लिए बहुत ही नरम गोशा रखता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे इस्लामी भाई वगैरह और सीरिया के जितने भी हैं ना उनको इवन के मंथली पे वगैरह भी, मतलब उनकी मदद वगैरह भी की जाती है वहाँ पे रेफ्यूजीज़ वगैरह की। लेकिन ये वाली चीज़ हमारे पास जो तुर्की के अंदर की आवाम है उसको अब शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही है और उसके बारे में उनका ख्याल वगैरह हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाहर से जब लोग आएंगे और आपके मुल्क में वो जॉब्स वगैरह करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास चेंज हो रही है और वहाँ के जो लोग हैं उनमें बेचैनी बढ़ रही है कि आखिर इन रेफ्यूजीज़ का जो है फ्यूचर हमारे पास क्या होने वाला है। ये अपने मुल्क में भी जाएंगे और ये जाएंगे भी नहीं, ठीक है। और पाकिस्तानी रेफ्यूजी तकरीबन 3.6% बनते हैं वहाँ पे टोटल जितने रेफ्यूजीज़ रहते हैं उनका। तो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। और किस तरह क्योंकि हमारे पास जो बाकी पार्टीज़ थी उनका यही कहना था कि जो तुर्की के लोग हैं ना उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, रेफ्यूजीज़ वगैरह को अब अपने ममालिक में चले जाना चाहिए, वो जहाँ से आए हैं या अगर उन्होंने रहना भी है तो एक कायदे कवानीन के मुताबिक रहें, ठीक है। ये नहीं कि उनको बिल्कुल ही छोड़ दें। तो ये वाली चीज़ हमारे पास बहुत ही वहाँ पे चल रही थी और आगे आने वाले वक्तों में देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास कहाँ पे जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सदर वगैरह हैं या जितने भी अहदेदारान थे उन्होंने उनको हमारे पास
मुबारकबाद वगैरह दी, ठीक है। और इसके अलावा एक और मुबारकबाद जो बाइडन की तरफ से भी आई, क्योंकि जो बाइडन काफ़ी अरसे से हमारे पास थोड़ी बहुत तनकीद कर रहे थे तुर्की के निज़ाम पे, और हमारे पास ये जो तैयब उर्दगान है इन पे तनकीद वगैरह की जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने हमारे पास उनको ट्वीट करके मुबारकबाद दी और कहा कि हम मुस्तकबिल में आपके साथ काम करना चाहेंगे। और ये स्टेटमेंट लेवल होता है, अगर आप देखेंगे ना तो उर्दगान ने भी टीवी में बैठ के कहा था एक इंटरव्यू में कि हाँ क्यों नहीं, मैं जो बाइडन के साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि हमें इस दुनिया में ही रहना है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब आपकी जो इख्तलाफात होते हैं वो भी साइड पे रखते हैं और बाकी काम भी आप क्या करते हैं, साथ साथ करते हैं। और हम तो वैसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए हुए हैं। मैं देख रहा था मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह, इसके अलावा हम पोस्ट वगैरह देख रहा था, उनको छोड़ो। इसके अलावा हमें जो तुर्की है ना वो थोड़ा प्रो इस्लामिक इस्लाम की तरफ जाता हुआ भी नज़र आएगा, क्योंकि उर्दगान जो था ना वो इस्लाम के बहुत ही ज़्यादा करीब था, और इस वजह से उर्दगान पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद वगैरह भी की जाती थी तुर्की पे। क्योंकि तुर्की देखेंगे ना तो बेसिकली एक सेकुलर किस्म का मुल्क है, ठीक है। किसी दौर में इस्लामी होता था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के बाद वो सेकुलर टाइप पे ही चल रहे हैं। तो ये वाली बहुत ज़्यादा उनके तनकीद की जाती थी कि वो हमारे जो सेकुलर कवानीन हैं उनको तब्दील करने लगातार। इसके लिए उन्होंने कुछ इजाज़तें वगैरह भी दी इस्लामी कवानीन के, जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में औरत के लिए जो हिजाब पहनना था उसको उन्होंने फ्री कर दिया कि अगर वो हिजाब पहनना चाहें तो पहन सकती हैं, अगर नहीं पहनना चाहती तो नहीं पहन सकती। और दाढ़ी वगैरह रखना गवर्नमेंट जॉब पे वो भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि पहले इन चीज़ों पे तुर्की में पाबंदी थी। बाकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाजिद वगैरह और पुरानी मसाजिद वगैरह जितने एहतमाम के साथ खोली जाती हैं उनमें एक झलक नज़र आती है कि वो हमारे पास इस्लाम की तरफ उनका झुकाव हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है। जबकि दूसरे जो जितने भी लीडरान वगैरह थे वो हमारे पास बेसिक इस चीज़ पे लड़ रहे थे कि हम क्या हैं, सेकुलर मुल्क हैं और हम आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है। तो तुर्की में ना आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल सेकुलर लोग भी देखने को मिल जाएंगे। खूबसूरत किस्म का मुल्क है बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही सेकुलर लोग देखने को मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल ही सेकुलर लिबास वगैरह पहनते हैं और उस टाइप के, और साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल ही इस्लामी किस्म के लोग। तो तुर्की हमारे पास दो तहजीबों का जो होता है मिक्सचर हो जाता है, जिसमें सेकुलर और इस्लामी लोग दोनों मिलकर हमारे साथ चल रहे हैं, और कोई इतना बड़ा मतलब रोला शोला भी नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, उनमें एतमाद की फ़िज़ा अभी तक कायम है। तो तुर्की अमेरिका के साथ भी काम करने वाला है। इसके अलावा हमारे पास स्वीडन, बरतानिया, जितने भी ममालिक हैं बड़े बड़े, उन्होंने इनको क्या किया, एक मुबारकबाद दी। और इसके साथ हमारे पास होने वाला है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि जो तुर्की है ना वो अमेरिकन साइड पे जाता है या रशियन साइड पे जाता है। तुर्की ना जितने समझदार है ना वो दरमियान में रह के खेलेंगे, हमारे तरह नहीं कि बिल्कुल एक साइड पे जाके गिर जाएंगे। वो दरमियान में खेलेंगे, इधर से भी इधर से भी, जो जैसे कहते हैं ना विकेट की दोनों तरफ खेलना। तो कुछ इनकी बातें मानेंगे, कुछ इनकी बातें मानेंगे, तो वो दरमियान में रहने वाला है। हाँ, हालांकि तुर्की का ज़्यादातर झुकाव हमारे पास रशिया की तरफ ही होने वाला है, क्योंकि उर्दगान का ज़्यादा झुकाव उस साइड पर है। लेकिन बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला शायद तुर्की हमारे पास किसी को सपोर्ट करने के लिए ना आ जाए, वो दरमियान में मिडल पे रह के और अपने काम वगैरह करेगा, और जहाँ से मतलब उसको फ़ायदा वगैरह हो सकता है वो वगैरह लेगा। तो देखते हैं आने वाले वक्त में तुर्की हमारे पास किस तरफ जाता है। तो मुझे थोड़ा सा इस्लामिक और लीडरशिप लेने की कोशिश करते हुए शायद तुर्की देखने को मिल जाए। और ये उर्दगान का हमारे पास आखिरी टेन्योर होने वाला है 5 साल के, इसके बाद शायद वो इलेक्शन ना लड़ें, सियासत में वो रहेंगे लेकिन इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ेंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है, तुर्की आगे कैसे तरक्की करता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।